लगन और निष्ठा लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। यह बात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में प्रदेश में चौथा स्थान पाए विपिन कुमार शिवहरे ने गृह ग्राम अमीटा आगमन पर कही। वह पीसीएस में चयन होने के बाद प्रथम बार गृह ग्राम अमीटा आए थे। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले ग्राम अमीटा निवासी विपिन कुमार शिवहरे का उनके गाँव आने पर गाँववासियों और उनके रिश्तेदारों शुभचिंतकों ने जोरदार स्वागत किया। विपिन कुमार शिवहरे अपने पैतृक गाँव में प्रवेश करने से पहले मां शारदा बैरागढ़ धाम के दर्शन और उनका आशीष लेने उनके दरबार में पहुंचे। फिर गांव के देव स्थलों पर पूजन अर्चन किया। उनके निज निवास पर फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जीवन की अधिकांश शिक्षा विद्या भारती के शिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम से हुई और मैंने इंटर में अपना लक्ष्य बना लिया था। बगैर रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया और उसकी आज प्राप्ति भी हुई। इसका श्रेय हमारे माता पिता और गुरुजन वृंद व गांव के बुजुर्गों को जाता है, जिन्होंने हर स्तर पर मेरा मनोबल बढ़ाए रखा। आने वाले प्रतिभागियों के लिए उन्होंने कहा, साहस के साथ आगे बढ़ते रहें, लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। आवश्यकता पड़ने पर मेरे से जो सहयोग बन सकेगा करूंगा। अपने आगे के कार्यकाल पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में पीसीएस अधिकारी विपिन कुमार ने कहा कि मुझे सभी जगह ईमानदारी मिली है, मैं भी ईमानदारी के साथ ही कार्य करूंगा। परेशानियां कितनी भी आए पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, चूंकि मैं गांव से हूं इसलिए गांव की समस्याओं और गरीबों के हालातों को बखूबी जानता हूं। सुन रहे हैं सभी का नमस्कार। तो विपिन जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस आपने बहुत बड़ी जो है सफलता हासिल की है। इसमें सबसे पहले मैं कहूँ कि प्राथमिक शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन आपकी कहाँ तक हुई, एक बार ये दर्शकों को जरूर बता दीजिए। सर्वप्रथम जो प्राथमिक शिक्षा है कक्षा 1 से लेके और कक्षा 3 तक वो मैंने अपने गांव के शिशु मंदिर, जो कि वर्तमान में अब एग्जिस्ट में नहीं है, तत्कालीन समय में था, तो जो गांव का सरस्वती शिशु मंदिर था, मैंने वहां से कक्षा 1 से कक्षा 3 तक की शिक्षा प्राप्त की थी। और कक्षा 4 से कक्षा 5 तक जो हमारा नियरेस्ट पास का कस्बा है 8 जी, जो कि अभी आपने बोला मेरा थाना, मेरे गाँव का थाना 8 तक है। तो 8 में जो सरस्वती शिशु मंदिर है, श्री जुगल किशोर सरस्वती शिशु मंदिर जो है, तो उसमें मैंने कक्षा 4 कक्षा 5 की शिक्षा पाई है। और तदुपरांत में कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक, षष्ठ से लेकर अष्टम तक मैंने जो 8 ही कस्बे में सरस्वती विद्या मंदिर है, तो मैंने उससे अपनी ये वाली अध्ययन अपनी शिक्षा पूरी की है। और कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं तक मेरी जो तहसील पहुंच पड़ती है, तो पहुंच में जो शालिग्राम पाठक इंटर कॉलेज है, एसआरपी इंटर कॉलेज, मैंने उससे 10वीं क्लास तक अध्ययन किया है, 10वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त की है। और 11 से लेकर 12वीं तक मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पढ़ी। मतलब मैं ये कहूँ कि मेरी जो हायर सेकेंडरी की जो परीक्षा है वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हो रही थी, जो कि मेरा एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो 8 रोड पर जो पड़ता है? जी जी, झांसी रोड से। झांसी रोड। हाँ, तो वहाँ से हमने 12वीं तक शिक्षा ली है। और उसके बाद मैंने जो स्नातक है वो बीकेडी मतलब कॉलेज झांसी से किया। बल्कि उसके पहले हम यूँ कहें कि कक्षा 12वीं पास करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसके पहले ही मेरा चयन भारतीय स्टेट बैंक शाखा सलिया डिस्ट्रिक्ट पन्ना में एज ए क्लर्क हुआ था। तो वहाँ मैंने उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की जो भी शिक्षा थी प्राइवेट तौर पर बैंक से परमिशन लेने के बाद मैंने पूर्ण की। तो उसके बाद फिर वर्ष 2012 में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो फिर 2012 में ही जो SSC CGL का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, तो उसमें मैंने एक जो एग्ज़ाम था उसकी एक पोस्ट थी एज ऑडिटर, तो वो हम उस पोस्ट पे हम सिलेक्ट हुए। और वर्ष 2013 में मैंने उसमें ज्वाइन किया। और मेरा जो वर्तमान ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल ऑडिट टू MP भोपाल, मैंने उसमें ज्वाइन किया एज ऑडिटर। और वर्ष 2017 में मैं प्रमोट हो गया था एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। वो वहाँ जो SS का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता उसको क्वालिफाई मैंने किया और मैं वहाँ एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कार्य किया। देखिए, आपके ऐसे शिक्षा के विषय में आपने बताया, जैसे लोग रखते हैं कि इंग्लिश मीडियम तो कहीं आपका प्रारंभ से लेके और यूँ कहा जाए कि हायर एजुकेशन तक कोई इंग्लिश मीडियम विद्यालय से कोई संपर्क रहा नहीं? सर, मेरा पूरी जो शिक्षा है मेरी वो सब हिंदी माध्यम से ही हुई। देखिए, जैसा हिंदी माध्यम से है, वो भी ये जिन विद्यालयों का आप नाम ले रहे हैं गांव से लेकर के जो प्राथमिक शिशु मंदिर थे, तो ये विद्या भारती के शिक्षण संस्थान है, संस्कारित कहना है। तो क्या आप ये कहना चाहें कि वास्तव में अगर कोई महत्व है तो इंग्लिश मीडियम में जाने से
ऐसा कोई खास नहीं इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तभी हम सेवा में पहुंच पाएंगे। ये आपने एक बार ये बताया कि हिंदी मीडियम भी बहुत मायने रखता है, बशर्ते आपके अंदर योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। तो ये क्या रहता है कि इंटर के बाद या हाई स्कूल से ही लोग अपना एम तय कर लेते हैं, एक लक्ष्य गोल बना लेते हैं। तो क्या आपका इंटर हाई स्कूल से ही लक्ष्य था कि हमको यूपीएससी में जाना है? सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मेरा अच्छा 12वीं के बाद ही लक्ष्य हो गया था कि मैं सिविल में जाना चाहता था, लेकिन तत्कालीन कुछ विषम परिस्थितियां बनी जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी विषम थी, तो उसके चलते मैं सिविल की प्रिपरेशन नहीं कर पाई। काफ़ी उसका एक बड़ा खर्च होता है। तो मैं हालांकि मेरी पिताजी की इच्छा थी कि मैं करूं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि घर के जो भी आय के साधन है वो भी जो है दांव पे लगा दिए जाए, उसके बाद हम सिविल की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो उसमें सर मैंने एक बीच का एक मध्यम मार्ग निकाला कि मैं सोचता था कि कुछ छोटी सी कोई जॉब मिल जाए, तो मुझे SBI में क्लर्क मिली ना, तो उसके बाद मैंने शिक्षा भी अपनी आगे कंटिन्यू की, और जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं वो भी आगे जो भी शिक्षा मैं दे सकता था। तो क्या आने वाले जो प्रतिभागी हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि निराश ना हो, आगे बढ़ें? सबसे पहले तो हम एक बात बोलेंगे कि जो एक मेहनत है, हार्ड वर्क है, उसका कोई विकल्प नहीं है। मतलब अक्सर मैंने देखा युवाओं में एक विकल्प खोजते हैं मेहनत का, कि मेहनत ना करनी पड़े, एक शॉर्टकट नहीं करना है। तो मैं युवाओं के लिए एक ही बात बोलूँगा कि मेहनत का कभी आप लोग शॉर्टकट मत खोजिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत केवल मेहनत और केवल मेहनत है, पहली चीज। दूसरी बात ये भी है कि जो मिथ है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होते हैं और अंग्रेजी माध्यम सिलेक्शन होते हैं, शायद आप लोगों ने समझ लिया हो कि वो मिथ आसानी से आज ब्रेक हो चुका है। तो मैं बिल्कुल भी जो हिंदी माध्यम से जो अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे परीक्षार्थी हैं, वो कदापि अपने दिमाग में एक जो कि एक संभावना टाइप से बना लेते हैं, वो बिल्कुल मत बनाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा चयन सर्वप्रथम 2008 में एयरफोर्स में भी हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पे मेडिकली रूप से अनफिट कर दिया गया। और उसके बाद मैं भारतीय स्टेट बैंक में भी ज्वाइन किया। SSC का भी जो सबसे बड़ी पोस्ट है, मैं अभी वर्तमान में उस पर कार्यरत हूँ, और आपके सामने मैंने सिविल का एग्जाम भी पास किया है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप इस मिथ को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। आपकी मेहनत सारे मिथ तोड़ देगी, विश्वास कीजिए। आप केवल अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से आप मेहनत कीजिए, और जो आपके गुरुजनों का एक मार्गदर्शन है, जो माता पिता का मार्गदर्शन है, उनका आशीर्वाद है, आप उसके सहारे चलिए और आप मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से आप ब्रेक करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बोलूँगा, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि परिस्थितियां विषम होंगी, नो डाउट, एक हर्डल्स क्रिएट होंगे, एक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जैसा कि मेरे सामने भी हुआ कई बार मुझे आर्थिक विषमताओं के अलावा भी बहुत सारी परेशानियों को एक सामना करना पड़ा। लेकिन जैसा कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि हारिए ना हिम्मत, दिसारिए ना राम। तो उस एक मोटो को मैंने अपने एक मूल मंत्र रखा, अपने जीवन में एक सहारा रखा, और मैं हमेशा आगे बढ़ता चला गया। कई विषमताएं होती हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं, आप निश्चित रूप से उनके आभारी रहेंगे। और ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं, आप उन लोगों पर ध्यान मत दीजिए। आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं अपने कर्मों में कीजिए। निश्चित रूप से एक दिन उनका जो भी डिमोरलाइज आपको कर रहे थे, उन्हें जवाब मिल जाएगा। आपको उनको रिएक्शन करने की, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और आप ऐसे कितने लोगों को समझाएंगे? अपने बारे में कभी सफाई मत दीजिए। आपकी एबिलिटी है, आपकी योग्यता है, आप उस पर विश्वास कीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, लगन से पढ़ाई कीजिए। अपने दिमाग में जो बाहरी चीजें हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। आपकी जो शिक्षा है वो आपको आगे ले जाएगी, और एक दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी क्वालिटी क्या है। तो कई बार मैंने देखा है, लोग जो बच्चे होते हैं थोड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो सभी को बताते हैं नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ। आपको किसी की बताने की, किसी की सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत से, ईमानदारी से प्रयास कीजिए। और दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, जैसा कि मेरा संस्कृत विषय रहा है, तो श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय मेरे सिलेबस में था सिविल में। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप फल की इच्छा मत कीजिए, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये नियति तय करेगी। आपका जो कर्म है वो तय करेगा। उसके लिए आपको पहले से सोचने की या बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर पर छोड़िए, यदि आप आस्तिक हैं, और तो ईश्वर पर अपना जो भी कर्म है या जो भी कर्म करने के बाद का जो फल है वो छोड़ दीजिए आप, और निश्चित रूप से आपको फल अच्छा ही मिलेगा। जब आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही मिलेंगे। बस थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, उस समय आप थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। तो जो भी सिविल एस्पायरेंट हैं या फिर दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम के हों चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के हों, सॉरी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप धैर्य से, लगन से और आप परिश्रम कीजिए। और अपने माता पिता जो अपने गुरुजन हैं, आप उनके जो भी बताए हुए जो भी मार्ग है या उनका जो गाइडेंस है, आप उस पर फॉलो कीजिए। और मैं ये श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही
विषम परिस्थितियों में रह कर के मुझे पढ़ाया और मेरे भाई बहन जो कि हर परिस्थिति मेरे साथ रहे। और इसके बाद जो मेरा ग्रुप था जिससे मैं सफल हो पाया, मेरे ग्रुप में जैसे श्री आलोक कुमार पंकज जो कि बनारस के रहने वाले हैं, तो उनका बहुत योगदान है। उन्होंने मुझे शिविर में आने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। और उसके बाद मेरे जो पाणिनि इंस्टीट्यूट से जो सर हैं, मतलब मैं क्षमा चाहूँगा, उनका नाम मुझे पहले लेना चाहिए, मेरे जो गुरुजन हैं पाणिनि इंस्टीट्यूट से श्री कैलाश बिहारी जी, उनका संस्कृत में जो मुझे एक लगन थी, एक रुचि थी, उसको देखते हुए उन्होंने इतना मेहनत की मेरे साथ, शायद मुझसे ज़्यादा मेहनत की। तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और एक मेरे जो मित्र हैं वाराणसी से श्री लोकेश कुमार, जो अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, उनके पिताजी हैं श्री शिव शंकर यादव जी। तो उन्होंने मुझे संस्कृत में जहाँ जहाँ मेरी कमियाँ थी, बारीकियाँ थी, उनको सुधारा और मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और मेरा जो ग्रुप है उसमें जैसे श्री आलोक कुमार पंकज जो ऑलरेडी TCS ऑफिसर हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर विश्वपाल सिंह जो कि ट्रेजरी ऑफिसर हैं, और श्री योगेश कुमार जो कि SDM हैं, और श्री रामकिशन भारद्वाज जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं, नायब तहसीलदार के पद पर भी इनका चयन हुआ था। मेरे मित्र श्री मनोज कुमार जो कि वर्तमान में DPRO हैं, जिला पंचायती राज अधिकारी हैं। और भी मेरे कई साथी हैं जैसे कि पंकज पांडे जो कि देवरिया से थे, रामकिशन भारद्वाज, गौरव कुमार मौर्य जो कि वाराणसी से थे। ये जो मेरा ग्रुप था, इस ग्रुप ने मुझे बहुत सहयोग किया, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे दे सकते थे लोग उतना दिया। और विशेषकर मैं जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे ऑफिसर हैं, जो वर्तमान में ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल ऑडिट 2 में सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं श्री आनंद श्रीवास्तव जी, उनका भी एक मुझे मानसिक रूप से बहुत ही सपोर्ट मिला है। और ऑफिस और मैं जो वैल्यूएबल टाइम है उसको डिस्टर्बेंस ना हो, उसके अतिरिक्त उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन जैसी कोई चीज़ें समस्या मेरे सामने नहीं आनी हुई। तो मैं उनका भी आभारी हूँ। और मैं कहूँ मेरे जो गांववासी हैं जो कि मेरे समक्ष हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं, मेरे परिवार के लोग, मैं सभी का आभारी हूँ। कई जगह मुझे जो है मानसिक रूप से सहायता की गई और आर्थिक रूप से तो मेरे पिताजी ने जितना हो सकता था उतना मुझे आगे। कि विपिन जी आपने बहुत कुछ बता दिया। वैसे इसमें 3-4 प्रश्न होने वाले थे, लेकिन सारी चीज़ें आपने बता दी। मैं लास्ट प्रश्न आपके से करना चाहूँगा कि अब आप सिविल सर्विस जाने वाले हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप पदस्थ भी होंगे। तो आज की जो विषम समस्या है, विषम परिस्थितियाँ है, भ्रष्टाचार, वास्तव में जो पात्र व्यक्ति होते हैं उनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, राजनीतिक प्रेशर हो सकता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हो सकता है। तो इन पर आप नियंत्रण कैसे करेंगे? सर, भ्रष्टाचार जो कि आज एक बड़ी समस्या है निसंदेह, लेकिन जैसा कि मैं शुरुआत देख रहा हूँ, मेरा जो भी मेरे चयन हुए हैं, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने कहीं किसी से कोई अप्रोच नहीं लगाई, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई अनावश्यक कोई आर्थिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे जहाँ जहाँ भी चयन हुए हैं बिल्कुल फ्रेश हुआ है। तो सर मैं तो यही कहूँगा कि ईमानदारी अभी जिंदा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और आयोग में मेरा चयन जो हुआ है, मेरा कोई अप्रोच नहीं था, सिर्फ मेहनत थी मेरे पास, और जो भी इंटरव्यू साक्षात्कार था, मेरे साथियों का जो एक सहयोग था वो था। तो मेरे पास ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास देने के इतने सारे पैसे थे, और ना ऐसा ही आयोग ने होने दिया। तो मैं ऐसी जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं सबसे पहले आयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आयोग ने एक पारदर्शिता जो थी, एक ईमानदारी थी, उसकी एक नज़ीर पेश करते हुए बहुत फेयर एकदम जो सिलेक्शन कह सकते। और वर्तमान में आयोग के जो चेयरमैन सर हैं श्री प्रभात कुमार जी, जो कि बहुत ईमानदार छवि से हैं, और उसका एक बहुत बेहतरीन नमूना उन्होंने एक सामने रखा भी है। तो मैं आयोग का और आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, मैं उन सबका बहुत ही आभारी हूँ। अब दूसरा प्रश्न जो आपका आता है कि भ्रष्टाचारी, तो निश्चित रूप से जब मैं एक ईमानदार एक आयोग और ईमानदार एक पारदर्शिता के साथ एक पारदर्शी जो प्रणाली है, मैं जब उससे चयनित होकर जा रहा हूँ, तो निस्संदेह मैं ईमानदारी पर ही कायम रहूँगा, भले उसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। और मुझे इतना विश्वास है कि जितना संघर्ष मैंने अपनी पूर्ववर्ती जो जिंदगी है मेरी, उस जिंदगी में मैंने किया है, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो पूर्ववर्ती जिंदगी थी उसमें बहुत ज़्यादा अक्षमता थी, आर्थिक अक्षमता थी, मैंने वहाँ भी डटकर सामना किया। मेरे पिताजी ने समय समय मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरी माताजी का आशीर्वाद रहा। तो मैं आगे भी ईमानदारी की जो लकीर है, मैं उससे जरा भी डिग नहीं सकता हूँ, मैं अडिग रहूँगा। और जो भी योजनाएं हैं या जो भी सरकारी जो भी स्कीम्स हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि यथासंभव हर संभव मैं उन जो सुपात्र हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम्स के भागीदार हैं या जो इसके क्राइटेरिया में आते हैं, निश्चित रूप से मैं उन तक ही उस योजना का लाभ पहुँचाने का सतत, निरंतर और एक महत्वपूर्ण प्रयास करूँगा।
बहुत धन्यवाद आपको। देखिए सेना जंग की है ये नई कहानी, दुनिया हुई है यारों इसकी दीवानी। जो भी चल ना सका वो भी चलने लगा, जो भी हंस ना सका वो भी हंसने लगा। सेना जंग की है ये नई कहानी, दुनिया हुई है यारों इसकी दीवानी। कृष्णा न्यूज के लिए एड्स से प्रदीप कुमार शिवहरी की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।